भारत का इतिहास। अक्सर हम इसे राजाओं, महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी की तरह देखते हैं, लेकिन असली कहानी तो मुझे लगता है आम लोगों के संघर्षों में छिपी है। किसानों की, आदिवासियों की, उन सभी की जिन्होंने शोषण के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आज की हमारी चर्चा इन्हीं विद्रोहों पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ब्रिटिश शासन के दौरान हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किसान और आदिवासी आंदोलनों की परतें खोलते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुए, इनका नेतृत्व किसने किया और इनका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि इन संघर्षों ने, चाहे वे कह सकते हैं कि सफल हुए हों या नहीं, आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी। संथाल विद्रोह से लेकर बारदोली सत्याग्रह तक हर आंदोलन अपने पीछे एक विरासत छोड़ गया है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी विद्रोहों की। ये शायद जमीन और अपनी पहचान बचाने की सबसे सीधी और सच्ची लड़ाई थी। 19वीं सदी के मध्य में संथाल जनजाति ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ था। हाँ। लेकिन ये शोषण किस तरह का था? देखिए, ये एक तहरा हमला था एक तरह से। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी जो जंगल के कानून बदल रही थी, उनकी जमीन छीन रही थी। दूसरी तरफ थे जमींदार जो बहुत भारी लगान वसूलते थे। हाँ। और तीसरी तरफ थे महाजन या साहूकार जो कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी बची खुची जमीन भी हड़प लेते थे। तो संथालों के लिए एक जीने मरने का सवाल बन गया था। और इसी शोषण के खिलाफ दो भाइयों सिद्धू और कान्हू ने आवाज उठाई और हजारों संथालों को एकजुट किया। हाँ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने इसे दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या इसे एक नाकाम कोशिश ही माना जाए? सैन्य नजरिए से देखें तो हाँ, ये नाकाम रहा। हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस विद्रोह का असर इतना गहरा था कि अंग्रेज सरकार को ये समझ आ गया कि वे इस इलाके को हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, इसके सीधे नतीजे के तौर पर उन्हें संथाल परगना नाम से एक अलग प्रशासनिक जिला बनाना पड़ा। उन्होंने संथालों के लिए एक अलग इलाका ही बना दिया। बिल्कुल, जहां उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए कुछ खास कानून बनाए गए। तो भले ही विद्रोह कुचल दिया गया हो, पर उसने अंग्रेजों को अपनी प्रशासनिक नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। ये तो कमाल की बात है। विद्रोह कभी भी पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल। अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि सिर्फ बंदूक के दम पर राज नहीं किया जा सकता, कुछ तो रियायतें देनी ही पड़ेंगे। क्या यही पैटर्न हमें झारखंड क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह में भी दिखता है, जिसे उलगुलान कहते हैं? हाँ बिल्कुल, पैटर्न बहुत मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ लड़ाई का एक और पहलू भी था। मुंडा विद्रोह के पीछे भी जमींदारी व्यवस्था थी जो उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसे खूंट कट्टी कहते थे, उसको नष्ट कर रही थी। और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का बढ़ता हस्तक्षेप भी एक बड़ा मुद्दा था। एक मिनट, ये खूंट कट्टी व्यवस्था क्या थी? क्या ये किसी तरह की सामुदायिक खेती थी? और ये दिकू कौन थे जिनका जिक्र बार बार आता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि खूंट कट्टी व्यवस्था में जंगल और जमीन पर पूरे कबीले का साझा हक होता था, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं था। अच्छा। लेकिन अंग्रेज और उनके लाए जमींदार और साहूकार, जिन्हें वो नफरत से दिकू यानी बाहरी लोग कहते थे, उन्होंने आकर कहा, अब से ये जमीन एक आदमी की है और तुम सब उस पर या तो मजदूरी करोगे या लगान दोगे। ये सिर्फ बाहरी का अनुवाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दिकू शब्द में वो सारा गुस्सा और बेबसी छिपी थी जो एक आदिवासी महसूस करता था जब कोई उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लेता था। तो ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये उनकी पूरी सामाजिक पहचान और जीने के तरीके पर हमला था। समझ गया। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने की जंग थी। और बिरसा मुंडा ने इसी भावना को आवाज दी। हाँ, बिरसा मुंडा ने इसी शोषण के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, एक नए न्यायपूर्ण समाज का सपना दिखाया। उन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया और मुंडा राज्य स्थापित करने का आह्वान किया। हालांकि ये विद्रोह भी दबा दिया गया और बिरसा मुंडा की जेल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा और ठोस नतीजा ये निकला कि सरकार को छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम बनाना पड़ा। अच्छा।
इस कानून ने आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी और उनकी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। तो एक तरफ आदिवासी अपनी जमीन और पहचान के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ देश के खेतों में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था, बंगाल का नील विद्रोह। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बारे में हम सबने सुना है, लेकिन असल में ऐसी क्या मजबूरी थी कि किसानों को विद्रोह करना पड़ गया? नील की खेती में ऐसा क्या खराब था? खराब सब कुछ था। देखिए, बंगाल में यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अनाज जैसे चावल उगाने की बजाय जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। जबरदस्ती? हाँ, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे जिसके तहत उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाना पड़ता था। समस्या ये थी कि नील की खेती से एक तो जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी और दूसरा, जो कीमत उन्हें मिलती थी वो बाजार भाव से बहुत ही कम होती थी। तो ये एक सीधा साधा कर्ज का जाल था। बिल्कुल। और जब ये शोषण असहनीय हो गया तो दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किसानों ने संगठित होकर नील की खेती करने से साफ मना कर दिया। मुझे जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प लगती है वो है इस आंदोलन में शिक्षित मध्य वर्ग का शामिल होना। ये आदिवासी विद्रोहों से थोड़ा अलग था, है ना? निश्चित रूप से। और यही इस आंदोलन की सफलता का एक बड़ा कारण भी बना। उस समय के बंगाली बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों ने किसानों का खुलकर समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने तो नील दर्पण नाम का एक नाटक भी लिखा जिसने बागान मालिकों के अत्याचारों को पूरे देश के सामने ला दिया। और इस नैतिक दबाव का असर हुआ होगा? बहुत असर हुआ। सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। नतीजा ये हुआ कि सरकार को एक नील आयोग बनाना पड़ा जिसने किसानों की शिकायतों को सही पाया और अंततः जबरन नील की खेती को समाप्त कर दिया गया। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो बंगाल में लड़ाई थी जबरदस्ती की खेती के खिलाफ, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में जैसे महाराष्ट्र में दुश्मन कोई बागान मालिक नहीं था, बल्कि वो साहूकार था। यहाँ कहानी ने एक अलग ही मोड़ लिया। 1875 के दक्कन के दंगे, यहाँ किसानों का विरोध करने का तरीका तो बहुत ही अनूठा था। हाँ, और ये कोई मामूली आगजनी या दंगा नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी कह सकते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ, दक्कन के किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साहूकारों को शारीरिक चोट पहुंचाने की जगह उस सिस्टम पे हमला किया जिसने उन्हें गुलाम बनाया था। यानी कर्ज के दस्तावेज, बही खाते और बॉन्ड। बिल्कुल। उन्होंने साहूकारों के घरों पर हमला किया और इन कागजात को सरेआम जला दिया। ये तो मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा लगता है। दस्तावेज जला दो, कर्ज खत्म। एकदम। उनका संदेश साफ था, तुम हमें नहीं, हम तुम्हारे सिस्टम को खत्म कर देंगे। ये आर्थिक शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी और इस अनोखे विरोध ने सरकार को हिलाकर रख दिया। और उन्हें कुछ करना पड़ा? हाँ, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा और दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट लागू किया गया ताकि किसानों को साहूकारों के शोषण से कुछ हद तक बचाया जा सके। अब तक हमने जो विद्रोह देखे वो ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर थे, लेकिन 1928 का बारडोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये तो काफी संगठित और राजनीतिक रूप से जागरूक आंदोलन लगता है। यहाँ तक आते आते लड़ाई का स्वरूप बदल चुका था। हाँ, बिल्कुल बदल चुका था। ये गांधीवादी तरीकों से किया गया एक बेहद सफल और संगठित आंदोलन था। यहाँ तक आते आते किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। हुआ ये था कि गुजरात के बारडोली में सरकार ने लगान में अचानक 30% की भारी वृद्धि कर दी थी। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सरासर अन्याय था। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर बढ़ा हुआ लगान देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक जबरदस्त नो टैक्स अभियान चलाया। और इसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत बड़ी थी, सही कहा ना? बहुत बड़ी। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे आंदोलन को एक नई ताकत मिली। यह आंदोलन इतना मजबूत और अनुशासित था कि सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें लगान वृद्धि वापस लेनी पड़ी। हाँ, उन्हें एक जांच आयोग बनाना पड़ा जिसने लगान वृद्धि को गलत पाया और उसे वापस ले लिया गया। और इसी आंदोलन की शानदार सफलता ने वल्लभ भाई पटेल को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। और कहते हैं कि बारडोली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। ये आंदोलन इस बात का सबूत था कि अहिंसक प्रतिरोध भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो इन सब का
कुल मतलब क्या निकलता है? हमने आदिवासी विद्रोह देखे, किसान आंदोलन देखे, स्रोत में कुछ और आंदोलनों का भी जिक्र है, जैसे असम का तिवारागा आंदोलन, बंगाल का तेभागा आंदोलन और हैदराबाद का तेलंगाना किसान विद्रोह। ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं? क्या ये सब अलग अलग चिंगारियां थीं या एक ही आग का हिस्सा? ये सभी चिंगारियां एक ही आग का हिस्सा थीं। ये सभी आंदोलन यही दिखाते हैं कि प्रतिरोध देशव्यापी था। ये किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं था। कहीं ये अहिंसक था, जैसे बारडोली में, तो कहीं ये सशस्त्र था, जैसे तेलंगाना में। तेलंगाना का विद्रोह तो शायद भारत का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। हाँ, कहीं चाय बागान के मजदूर लड़ रहे थे, तो बंगाल में तेभागा आंदोलन के तहत बटाईदार किसान अपने हक की फसल मांग रहे थे। ये सभी संघर्ष उस व्यापक असंतोष को दर्शाते हैं जो ब्रिटिश राज और सामंती व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश में पनप रहा था। और 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है? स्रोत कहता है कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। हाँ, क्या ये इन सभी छोटे बड़े विद्रोहों का एक तरह का महाविस्फोट था? बिल्कुल सही शब्द है, महाविस्फोट। 1857 को सिर्फ सैनिकों का विद्रोह कहना इतिहास को बहुत सीमित नजरिए से देखना होगा। इसमें सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार, कारीगर, आम जनता सबने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब तो प्रतीक थे। हाँ, वे प्रतीक थे, लेकिन असली ताकत आम लोगों की भागीदारी थी। अवध जैसे इलाकों में तो ये एक जन विद्रोह बन गया था, जहां हर किसान सिपाही था, तो उन्होंने भी लगान के बोझ के खिलाफ ही विद्रोह किया। बिल्कुल, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला अखिल भारतीय स्तर का संगठित प्रतिरोध था। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसकी विरासत वो तो बहुत बड़ी रही होगी। बहुत बड़ी। इसने पहली बार ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। इसने एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। 1857 ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है, कि एक संयुक्त भारतीय पहचान संभव है। तो इन सभी चर्चाओं से एक बात तो साफ है, भारत की जनता ने कभी भी शोषण और अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। संथालों के तीर कमान से लेकर बारडोली के सत्याग्रह तक प्रतिरोध का तरीका बदला, लेकिन संघर्ष की भावना वो हमेशा जीवित रही। बिल्कुल, ये विद्रोह महज इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि प्रतिरोध और साहस की जीती जागती कहानियां हैं। और इन संघर्षों का प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी था। इन्होंने न केवल तात्कालिक सुधारों को जन्म दिया, जैसे नए कानून बनना या लगान कम होना, बल्कि इन्होंने ही आधुनिक भारत में भूमि सुधारों की बहस शुरू की और सामाजिक न्याय की मांग को बल दिया। किसानों और आदिवासियों के ये आंदोलन हमारे सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की नींव के पत्थर हैं। इन्होंने दिखाया कि संगठित होकर आम लोग भी सबसे ताकतवर सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है। ये सोचने वाली बात है कि इन विद्रोहों के जो स्थानीय नायक थे, जैसे सिद्धू, कान्हू और बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उन्हें आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों की तरह क्यों याद नहीं करते? उनकी विरासत आज के सामाजिक आंदोलनों के लिए क्या मायने रखती? आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में